चीज, दो पार्टिकल, किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके की दो चीजें स्टार्ट दे रखी हैं। मान लीजिए एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ए बी है। बी ले लिया, कैसे दे रखा है। अब होता क्या है कि ए के रिस्पेक्ट में बी को चेकआउट किया, या बी के रिस्पेक्ट में ए को चेकआउट किया, तो बी को एट रेस्ट देख लिया, ठीक, बी इज एट रेस्ट और ए इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ए की वेलोसिटी ए बी के रिस्पेक्ट में निकाल ली। दो केसेस डिस्कस करते हैं। पहले केस में वेलोसिटी आ रही है फर्स्ट केस, सेकंड केस, वी ए बी, दो अलग अलग केसेस हैं। पहले केस में जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी ए टू बी आ रही है, ठीक है, ए टू बी वेलोसिटी जो आ रही है वो ए बी के अलोंग आ रही है। इसका मतलब बी जो रेस्ट पे है उसको लगेगा कि ए उसकी तरफ आ रहा है, और 100% श्योरिटी है कि वो बी से कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि मेरी रिलेटिव वेलोसिटी ए टू बी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो अगर वी ए बी इज पैरेलल टू, या अलोंग, अलोंग बोलना ठीक नहीं, पैरेलल बोलना, वी ए बी पैरेलल टू ए बी, ए विल कोलाइड बी। और कब कोलाइड करेगा? टाइम ऑफ कोलिजन अगर निकालें तो टाइम ऑफ कोलिजन आएगा करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। इस समय पे कोलाइड कर जाएगा। और जब समय निकल जाए तो उसको रियल वर्ल्ड में चेकआउट कर सकते हैं कहाँ कोलाइड करेगा। किसी एक को पकड़ के रियलिटी में उसको चेक कर लीजिए कि इस समय पे वो कहाँ होगा, जहां होगा वहीं कोलिजन होगा। अब दूसरा केस आता है कि नहीं, वो कोलाइड नहीं करता, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और मैंने देखा वी ए बी इस कंडीशन में किसी दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है। हमको वी ए बी निकालना आना चाहिए। वी ए बी कैसे निकालेंगे? मान लो ये वी ए दे रखा है, ये वी बी दे रखा है, तो वी ए वेक्टर पहले ड्रॉ करेंगे, फिर माइनस वी बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ए से बी की तरफ वी ए बी वेक्टर बनेगा। तो वी ए बी वेक्टर अगर ए बी के अलोंग नहीं है तो हम वी ए बी की लाइन को आगे बढ़ाएंगे और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यानी ए बी से कोलाइड नहीं करने वाला, लेकिन वो कुछ इस रास्ते पे मेरे रिस्पेक्ट में गुजरेगा। और वो मेरे सबसे करीब कब होगा? जब मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, ठीक। तो मैं फिगर वाइज ए बी जानता रहूंगा, एंगल निकाल चुका हूंगा, तो मैं डी को बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये सबसे करीब कब होगा? यहाँ पर। व्हेन सबसे करीब कब होगा? करस्पॉन्डिंग टाइम ए एम बाई वी ए बी। बात समझ में आई? जैसे कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, अच्छा सा फिगर बनाया था मैं, कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये था 4 मीटर पे और ये था 3 मीटर। ये 2 था, ये 1 था, ठीक। दोनों की वेलोसिटी देखी जाए, ये ए है, ये बी है। वी ए वी बी 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड दोनों की वेलोसिटी थी। डन।
तो VA माइनस VB कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 60 है, ये 30 है, ये 90। अब जरा चेक करते हैं ये कितना एंगल बनाएगी, देखते हैं। VA माइनस VB, B के रिस्पेक्ट में ये निकाल रहा है। VA माइनस VB, 60 डिग्री, 0.2, 0.2, तो हम VA भी निकालेंगे। VA माइनस VB, तो ये VAB बनेगा। ये 0.2 है, ये 0.2 है, ये 60 है, दोनों बराबर है, तो ये भी 60। ये कितना होगा एंगल? 60 डिग्री एंगल। ठीक है, इज इक्वल टू 0.2। नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दोनों के बीच में एंगल है 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, 60 इंटू माइनस होगा ना, माइनस कॉस 60, तो 0.2 स्क्वायर 0.2 स्क्वायर कट जाएगा, दैट बिकम 0.2। दो वेक्टर्स इक्वल, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन निकाला तो दोनों का वैल्यू आ गई 0.2 VAB। अब इसके हिसाब से अगर चेक करो तो ये एंगल 120 है, इसके साथ एंगल कितना बन रहा है इसका? 60। अच्छा, 2 अच्छा 16 माइनस, ठीक है, वैल्यू निकाल लेते हैं। कुछ ऐसा ट्रायंगल बना, अब बनाते हैं, पहले वैल्यू चेक करते हैं। 4 2 4 चौक 16 माइनस 4 √12, यानी आ गया 2√3। ये वैल्यू 2√3 है, ये 1 है, तो ये वैल्यू हो गई √13। AB की वैल्यू √13 हो गई। अब एंगल चेक करिए, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है ठीक। अब मुझे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। देखिए, मैं अगर फिगर वाइज देखूं तो AB पता है, तो ये वैल्यू 90 डिग्री है, ये वैल्यू और ये एंगल 90 डिग्री है, तो BM ले लेते हैं। BM इज इक्वल टू AB साइन 30 माइनस थीटा। अब AB मुझे पता है, थीटा की वैल्यू मुझे मालूम करनी, तो अब मैं BM की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या D की वैल्यू। D इज इक्वल टू √13 साइन 30 कॉस थीटा माइनस कॉस 30 साइन थीटा। वैल्यूज पुट कर देता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2√3/13 और साइन थीटा 1/√13। वैल्यू पुट कर देता हूँ। उल्टा हो गया, हम लोगों ने इस तरफ कहीं नीचे से पास करना था, कोई बात नहीं, उससे निगेटिव आएगा, इसका मतलब उल्टी तरफ आ रहा है। हमने थीटा जिस तरफ भी मान रखा है, 1/2 इंटू 2√3/√13
माइनस √3/2 इंटू 1/√13। √13 से √13 कट गया, √3 सही आ रहा है, √3 माइनस √3/2, तो ये आंसर आ गया √3/2 मीटर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, इसी के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। 1 मिनट में अब जरा फोन ले आऊं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा था, ये तो कोलिजन वाला था, खैर वो कहाँ गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? सर 16 होगा। 16 देख रहा हूँ मैं, 16 क्वेश्चन नंबर 16। टू पार्टिकल्स आर मूविंग √3/2 सेंटीमीटर, यानी 50 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर यही है ना, डी देख लो। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है हमें, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक बिल्कुल प्रोसीजर वाइज ट्रिग्नोमेट्री का गेम है। तो ध्यान क्या रखना है, तुमको पहला काम क्या करना है, ए बी तो फिगर में दे रखा होगा। अब इसमें ए बी पहले मैंने कैलकुलेट किया, मैंने पूरा फिगर देखा, ए बी निकाला, फिर मैंने शांति से पहले कैलकुलेट किया कि वी ए माइनस वी बी, इसका एंगल निकलना बहुत जरूरी है, इसीलिए ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका वी ए बी कैलकुलेट किया, एंगल किसी एक एंगल पे 60 डिग्री 60 टू 120 डिग्री, फिर मैंने वी ए बी को शो किया। अब मैंने वीएबी की लाइन को आगे बढ़ा दिया और मैंने बी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 डिग्री एंगल पे है, ये वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये 30 है, ये थीटा है, तो क्या हो जाएगा साइन, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी साइन 30 माइनस थीटा। डन। ठीक है अंजलि, और कोई डाउट इसमें? अब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। यस सर। तो मैंने एग्जाम्पल वगैरह कराए थे, उनको भी एक बार अच्छे से अब देख लेना अपने आप, उसमें मैंने आसान आसान से एग्जाम्पल कराए थे, ये तो कोई कॉम्प्लेक्स वाला भी एक कर लिया, अजीब सा था, इसमें एंगल एंगल दे रखे थे। ठीक है, और वो आईटी वाईटी में भी प्रोजेक्टाइल के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं कि इतने पे जा रहा था, तो उसको जस्ट कोलिजन, तो उसमें तो मोस्टली कोलिजन वाला क्वेश्चन ही पूछता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच में आपको एंगल बना के ध्यान रखते हुए ट्रिग्नोमेट्री का ही गेम खेलना है। चलो आगे आओ भाई, हम लोग आ गए थे कहाँ तक, 16 क्वेश्चन तक कर लिया था, उसके बाद सर हाँ सर ये जो 14th 15th जैसे क्वेश्चंस कई सारे हैं, वो सर हो ही नहीं रहे, एक बार वापस करवा दीजिए। फिगर बनाना है इसमें, देखो अब या तो इसको उसके नॉर्मल मेथड से चलो, v बराबर u प्लस 80 r बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इसमें कॉमन सेंस का गेम है। देखो सोचना है, ए कार इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार कैन अटेन इज 24 मीटर पर सेकंड। 14 क्या कहता है, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन कैन अटेन, मतलब ये है ग्राफ, vt में बात करनी है। अब ग्राफ या तो ये होगा, ये या ये, अब वो तुमको लॉजिकली चेक करना है। ठीक है, दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ है वो चेक करना है। अब दोनों केसेस में देखो, उसने मैक्सिमम 1 और 4 दे रखा है, ये स्लोप 1 है, ये स्लोप 4 है। ठीक, द शॉर्टेस्ट टाइम द कार टेक्स फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 200, रेस्ट टू रेस्ट है इसकी डिस्टेंस एरिया, और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 24। ठीक, क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो दोनों केसेस को, अब तुमको मालूम नहीं ये वाला होगा ये वाला होगा, ध्यान रखना है इसको। ये भी 24 है, अब देखो दोनों केसेस को चेक करते हैं, 24 है, ये 1 है, ये 4 है। अब मान लो मैंने ये 1 4 लिया, तो मैंने पहले ही बताया था किस रेशियो में टाइम डिवाइड होता है टोटल टाइम का, अपोजिट रेशियो। ऑपोजिट रेशियो में। तो ये अगर लगेगा t, तो ये लगेगा कितना, सॉरी ये लगेगा 4t, तो ये लगेगा टी। t। ठीक,
अब कह रहा है इसका एरिया मतलब इसकी डिस्टेंस ट्रेवल 200 मीटर है। तो लॉजिकली सोच के बताओ, ये अगर 4t है, ये t है, तो इसके हिसाब से अगर इसका एरिया निकालूं तो क्या आ जाएगा, 5t इंटू 24 बाई 2 इज इक्वल टू 200। ठीक, तो t की वैल्यू निकल गई कितनी, 200 और 12×60 10/3 सेकेंड्स। ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, टाइम की वैल्यू इतनी 10/3 निकली, 1 के हिसाब से 40/3 इंटू 1। अब तुमको पता होना चाहिए ना ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 24 ना, लेकिन आ कितनी रही है, 40/3। क्योंकि टाइम निकल गया ना ये। तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ होने वाला है, ये वाला। तो अब इसको ध्यान रखना है। अब टोटल एरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है, ये 24 है, ये 1 है, तो कितना हो गया ये समय। लॉजिकली इसको चेक करो, देख के हिसाब से ये कितना होगा, ये समय आएगा 24 और 1 24 सेकेंड, और ये आएगा कितना 6 सेकेंड। टोटल टाइम कितना आ रहा है 30 सेकेंड। फिगर वो आंसर में दे भी रखा है 30 सेकेंड, लोग यही सोचेंगे फटाफट निकाल भी लेंगे, क्यों, लेकिन सॉल्व करने पे कितना आ रहा है। तो क्रॉस चेक का गेम है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो नहीं है। कौन सा समय है, ये वाला समय। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। The maximum velocity the car can attain is 24 meter per second. The maximum acceleration and deceleration it can attain are 1 meter per second square and 200. The shortest time the car takes from rest to rest in distance of 200 meter is. अच्छा, तो 24 पहुंच ही नहीं रहा इसका मतलब ना। 24 के हिसाब से 24 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 24 6 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो जाएगा। 30 सेकेंड के हिसाब से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 24 गुणे 6 बाई 2। 24 के 72 सेकेंड। चौबीस गुणे 30 है ना, 24 गुणे 30, 24 गुणे 15, 30 अब देखो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। अब कहानी में क्या गड़बड़ हो गई, इसकी मैक्सिमम स्पीड 24 तक तो जाएगी ही नहीं। उसने कहा 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक जाएगी, उसने लॉजिकली तो बता दिया कि 24 तक जानी है, लेकिन 24 तक जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी, अब तुमने कहा मान लो 24 तक गई, तो यहाँ लगेगा कितना, यहाँ लगेगा 24 सेकंड, यहाँ लगेगा 6 सेकंड, टोटल टाइम कितना आ गया 30 सेकंड। तो ये बस क्रॉस चेक के गेम है, इसने घुमा के पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो 30 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मैंने कैलकुलेट किया 360 मीटर फिगर के हिसाब से। पॉसिबल ही नहीं है, है पॉसिबल, 900 मीटर चाहिए, मतलब वो 24 तक पहुंच ही नहीं रहा है। इसका मतलब किसी जनरल वेलोसिटी तक पहुंच रहा है। ये टाइम 4t, ये टाइम t, ये 1, ये 4, और ये वेलोसिटी कितनी है, अब 24 मीटर 4t है। ठीक है, अब निकाल लो एरिया, किसके बराबर आना चाहिए एरिया, डिस्टेंस 200 मीटर। तो 5t इंटू 4t बाई 2 इज इक्वल टू 200 मीटर। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 20। तो t इज इक्वल टू 2√5 सेकेंड। आई बात समझ में।
यस सर। सारे मतलब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में ऐसे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज पॉसिबल है और नहीं। इसीलिए 2 क्वेश्चन एक साथ डाले हैं, चेक करना है। आप ग्राफ बना के चेक कर लो, अब वो ग्राफ बन जाएगा ना तो दिखने लगेगा, या तो ये पॉसिबल है तो ये पॉसिबल है कि नहीं। इन दोनों पॉसिबिलिटी का देखो, दूसरे वाले क्वेश्चन में ये वाला पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? ए कार इज ट्रैवलिंग ऑन ए रोड, द मैक्सिमम वेलोसिटी द कार कैन अटेन इज 24 मीटर पर सेकंड एंड द मैक्सिमम डिक्लेरेशन 4. इट कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 1032 मीटर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, फिर वही 1 और 4 दे रखा था। कितनी पॉसिबिलिटी है इस वाले केस में? 360 मीटर की है। क्यों? इतना तो है ही नहीं, ज्यादा है ना। यस सर। अब क्या बनना चाहिए? ये तो बन ही नहीं सकता। तो सेकंड ग्राफ बन जाएगा। अब ये अलग ग्राफ बनेगा और 24 तक जाएगा वो। इसमें 360 से कम आ रहा था। अगर 360 बनता तो ये वाला केस बन जाता। 360 से कम आ रहा है इसलिए वो 24 तक पहुंच ही नहीं रहा है, 40 तक आ रहा है। तो ये चेक करने का गेम है बस। अगर पहले ये चेक कर लो फटाफट, अपने आप डिस्टेंस का सारा गेम का आइडिया लग जाएगा। और डिस्टेंस बता रहा है वो, है ना। क्लियर हो गया ये? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 16 के बाद पैसेजेस हैं। पैसेजेस में कोई डाउट? पहला पैसेज है 17 to 20, इसमें 21 to 23, फिर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। मोर देन वन ऑप्शन पे करेक्ट पे आ जाइए। मोर देन वन ऑप्शन में कोई क्वेश्चन? मोर देन वन ऑप्शन में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7 उसमें आंसर देख लेते हैं। और कोई डाउट? 1 to 5 8 13 2 5 8 13 1 to 5 8 लिया बेटे। 1 to 8 13 और कोई डाउट? 1 2 5 8 7 13 और कोई नहीं? 1. A particle having a velocity of v equal to v naught at t equal to 0 is declarated at the rate of alpha root v, where alpha is a positive constant. इसमें क्या दिक्कत है भाई चौहान जी? a is equal to alpha root v, deceleration है। at t is equal to 0, v is equal to v naught। नहीं हो पाएगा ये, कैसे करोगे? सर ए को डी बाई डी टी लिखा था और फिर डी को उधर को नीचे ले आया था मैं। तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा ब्लर्ड कर रही 2-3 दिनों से, क्या बात है? क्या यूज कर रहे हो? माइक्रोफोन। आजकल तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही उत्कर्ष, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज यू। देख भाई, ये डायरेक्ट थोड़ी होगा। a इक्वल टू अल्फा रूट भी है। माइक्रोफोन यूज कर रहे हो तो माइक्रोफोन खराब है, सही माइक्रोफोन यूज करो। ये v dv बाई dr इज इक्वल टू अल्फा रूट v कर सकते हो, या dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस अल्फा रूट v। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, हो जाएगा। फंक्शन v का बनेगा, फिर उसके बाद अब पूरा सॉल्व करूं क्या मैं? हो जाएगा ना, ठीक है। बस ऐसे आंसर तो dv बाई dt ले लिया, v की फंक्शन वाले dv बाई रूट v माइनस अल्फा dt इंटीग्रेट 0 से t v नॉट से v, सॉल्व किया, फंक्शन बनाया, वैल्यू पुट की, डिस्टेंस के बाद फंक्शन, पूरा गेम फंक्शन का ही है। क्वेश्चन नंबर 2, at t equal to 0, car moving along a straight line has a velocity of 16 meter per second. It slows down with an acceleration of minus 0.5 t, where t is in second. Mark the correct statement. क्या दिक्कत है? a is equal to minus t by 2, so dv by dt is equal to minus t by 2, so dv is equal to minus t by 2 dt। 0 से t वेलोसिटी चेंज हो रही, कहां से कहां? वेलोसिटी चेंज हो रही है 16 से t, फिर वही फंक्शन बन गया, सॉल्व कर लिया, हो जाएगा ना 2।
तो अभी इस पूरा सॉल्व करना है इसको भी भाई अगले क्वेश्चन की तरीके से 2 वाला फर्स्ट वाला 5 starting from rest a particle is from time t1 with constant acceleration a1 and the stop in time t2 with constant retardation a2. Let v1 be the average velocity of this case. Yeah, k1 a2. ये समय लगा t1, ये समय लगा t2. The total displacement in the second case, it is acceleration from the same time t1. अगला केस 2a1 t1 t3. इसमें एवरेज वेलोसिटी, इसमें एवरेज वेलोसिटी, इसमें एवरेज वेलोसिटी v1, इसमें एवरेज वेलोसिटी v2, इसमें डिस्टेंस s1, इसमें डिस्टेंस s2. निकाल लो. a1 by a2 is equal to t2 by t1. साथ साथ 2a1 by t3 t1 by t3 by t1. फर्स्ट सेकंड, इनको t के टर्म में लिख लो. a1 को लिख लो t2t, a2 को लिख लो t1t, 2a1 को लिख लो t3t या समथिंग समथिंग t2. तो इस फंक्शन के तरीके से वैल्यू लिखते चले जाओ. a1 की वैल्यू t2, तो फंक्शन के रिलेशन में दे रखा है, रेशियो दे रखा है. पहला ये सॉरी a1 a2 और रिटार्डेशन विद क्या था पहला वाला 2a1 a2. इनको पहले दोनों को सॉल्व किया, फिर उसके बाद टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. पहला वाला v1 क्या आएगा s1 by t1 plus t2 और ये क्या आ जाएगा s by t1 plus t3. अब इनको आपस में चेक करना है, हो जाएगा कि नहीं होगा. मैं करूं तो कर, अब सब कॉल कर लोगे. देखो हाँ, तो ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा. अब ये रेशियो दे रखे हैं तो ये चेक करने, सबको आपस में क्रॉस चेक करना. v2 बराबर 2v1 वैल्यू चेक करनी है. दूसरे केस में डिस्टेंस दे रखी है कितनी s2, डिस्टेंस निकाल लो, या तो डिस्टेंस निकली जाएगी. टाइम दे ही रखा है, इनका रेशियो दे रखा है. t1 t2 की वैल्यू लिख सकते हो तुम. t क्या लिख सकते हो इसको a1t a2t. इस तरीके से रेशियो वाइज आपको पता ही है. ये मेन काम है. इसको देख करके, ग्राफ को देख करके सॉल्व करना हो जाएगा, मुश्किल नहीं है. थोड़ा सा ज्यादा करना है बस, लेकिन हो जाएगा. 1 2 5 7. A particle is rest over a smooth horizontal floor. At t equal to 0, a horizontal force starts acting on it. Magnitude of the force increases with time according to F बराबर alpha t. देखो F is equal to Excuse me sir. बेटे सर इसमें ना ऑप्शन सी नहीं हो पा रहा, बाकी सारे हो गए. ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आ रहा है लेकिन आंसर में नहीं दिया हुआ. E is equal to alpha by mt आ रहा है. ठीक है, अभी क्या कह रहा है, curve 2 can be plot of the velocity against acceleration. देख लेते हैं. V बराबर अल्फा mt हो गया, तो V बराबर हो गया अल्फा m by m 2t स्क्वायर और r इक्वल टू अल्फा by 6m t क्यूब. ठीक है, ये ग्राफ. तो C कह रहा है curve 2 can be the plot of velocity against acceleration. Velocity is equal to something ka square. हाँ सही तो है, C सही है. सर आंसर में सिर्फ ए और बी दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ. भी हो सकता है, V की फंक्शन a स्क्वायर के रूप में आ रही है, आ सकता है. इस a स्क्वायर का ग्राफ है ना, ये पीछे तो नहीं चला गया. हाँ नहीं सही है बेटे, सही है, आएगा. ओके सर, आएगा सही, क्योंकि स्क्वायर का ग्राफ तो ये होता है ना एक्स स्क्वायर का.
तो v बराबर समथिंग कांस्टेंट टाइम्स a स्क्वायर बन रहा है ना, ठीक है भाई, ये बन रहा है t स्क्वायर, ये t बन रहा है, तो इसका मतलब v फंक्शन समथिंग k स्क्वायर कांस्टेंट समथिंग a स्क्वायर, तो ग्राफ यही बनेगा, ठीक है। 2 कैन बी अ प्लॉट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8, a train starts from rest s equal to 0 and is subjected to acceleration as shown। acceleration कैसा है इसमें, अब इसका acceleration का टाइम का फंक्शन ही नहीं बन पा रहा होगा, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही है कि acceleration का फंक्शन ही नहीं बन पा रहा। तो इसके लिए मैंने शुरुआत में लाइन की इक्वेशन बताई थी। लाइन की इक्वेशन क्या है, स्लोप कितना आ रहा है, y बराबर mx प्लस c कर दो, नहीं तो 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन, कौन सी लाइन है, 0,6 से और 30,0 से गुजरने वाली लाइन है, या तो इससे निकाल लो, या y बराबर mx प्लस c से इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल लो। तो y की वैल्यू a है, x है, ये y है, ये s है, ये a है, तो a माइनस 6 बराबर 0 माइनस 6 अपॉन 30 माइनस 0 इंटू x माइनस 0। तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस x बाई 5 प्लस 6, या x डिस्टेंस है, हाँ x डिस्टेंस या s डिस्टेंस है, लो ये इक्वेशन बन गई, a इज इक्वल टू माइनस s बाई 5, ये है इसकी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, v dv by ds इज इक्वल टू 5 इधर ले आओ, 5v dv by ds इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस, तो 5v dv इज इक्वल टू 30 माइनस s ds। ये 5 है, 0 से s, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल रेस्ट है 0 से v, तो ये आ गया 5/2v स्क्वायर बराबर 30s माइनस s स्क्वायर बाई 2, ये फंक्शन बन गया। अब पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 मिनट मीटर डिस्प्लेसमेंट इज, अब वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन एट s इक्वल टू 10, वेलोसिटी बतानी है, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द ट्रेन, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी इस फिगर के हिसाब से कब निकालोगे, चेक करो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, चेक करिए, s इज इक्वल टू 0 और s की वैल्यू मैक्सिमम जब वैल्यू निकालोगे तो v बराबर आ जाएगा, काटो इसको 36, 5v स्क्वायर इज इक्वल टू 60s माइनस s स्क्वायर, तो रूट 5v रूट 60s माइनस s स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रूट 5 ये तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन ही एस बढ़ रहा है, ये वैल्यू डिक्रीजिंग है, ये वैल्यू डिक्रीजिंग, इसके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो 60 माइनस 2s, s बराबर 30, s बराबर 30। अब ध्यान दीजिए, फिर अब बात आई मैक्सिमम की, ये समझाता हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, 8वें क्वेश्चन में यहाँ तक कहानी बन गई, v की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब 60s माइनस s स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम मिनिमम मैंने बताया था, ध्यान कीजिए, तो dy बाई dx करके 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 2s बराबर 0, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,
s बराबर 30 पे वैल्यू मैक्सिमम हो गया, s की वैल्यू 30 पुट कर दो, 1800 माइनस 900 बिकम्स 930 हो गया, तो ये 30 बाई रूट 5 समथिंग आएगी, ठीक है ना, 30 बाई रूट 5 180 के आसपास कुछ हो जाएगी वैल्यू, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 15, तो इसको सॉल्व कर लेना, अपने आप आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। s बराबर 30 पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटे, सर इसका एक आसान मेथड भी तो हो सकता है कि एरिया इसका v²/2 के इक्वल होगा, हाँ तो उससे डायरेक्ट भी निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। मैं तो पूरा सॉल्व करके दिखा रहा था कि फंक्शन कैसे बनेगा, अदरवाइज तो हमको पता है ना, हमको अगर याद है कि ए और एस के कर्व के अंदर हमारा जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, मैंने शुरुआत में बताया था ना, v²/2 v²/2 के बराबर होता है, तो बस ठीक है, एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू v²/2, वैसे ही निकाल लिया। लेकिन मैंने पूरा देखो मैथमेटिकली, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना कैसे किया, तो पहले मैंने एक इक्वेशन बनाई फिर सॉल्व कर लिया, बात तो वही आ रही है देखो। और v²/2 के बराबर नहीं होता बेटे, वो v² माइनस v1²/2 के बराबर होता है, ठीक है। अगर उसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 ना होती तो क्या लेते, v2² माइनस v1²/2, डन। वो बिल्कुल अच्छा है, वो भी आसान तरीके फटाफट कर सकते हैं उससे भी। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था बेटे, 9 था 1.13, क्वेश्चन नंबर 13, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इंक्रीज। सी और डी में से एक भी नहीं आ, मतलब सी और डी कैसे सॉल्व करेंगे वो नहीं आ रहा, अभी देखते हैं, करेंगे। The speed of a train increases at a constant rate alpha from 0 to v and then remain constant for an interval and finally decreases to 0 at a constant rate beta. The total distance traveled by L. क्या बनाया था? अल्फा। यस बना लिया था और ऑप्शन बी भी आ गया, लेकिन सी और डी में से कैसे सॉल्व करेंगे वो नहीं आ रहा। T is minimum, वो dt by dv करो। T मिनिमम पूछ रहा है ना किसके साथ, dt by dv इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, अब ये दे रखा है v, तो ये टाइम कितना होगा v बाई अल्फा, ये टाइम कितना होगा v बाई बीटा, और बाकी बचा टाइम एरिया के हिसाब से निकाल के सॉल्व कर लिया, ठीक है, वो सब हो गया। अब मिनिमम करने के लिए किस पे डिपेंडेंसी है, यही करना भूल गए, है ना। वर्ड सुनाई दे मिनिमम मैक्सिमम, तुरंत दिमाग क्या क्लिक करना चाहिए, 0 होगा, है ना। वो क्या पूछ रहा है, टाइम t मिनिमम व्हेन v इज इक्वल टू व्हाट, इसका मतलब किसका डिफरेंशिएशन करना है, टी का, dt by dv किसके बराबर होना चाहिए 0। अब वो पुट किया, सॉल्व किया, हो जाएगा ना, अब कर लेना, हो जाएगा। ओके सर। चलो आगे बढ़े भाई, मैच द कॉलम हो गया, मैच द कॉलम में कोई इशू, सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अच्छे होते हैं। हाँ क्या क्वेश्चन बताओ, फिर से बताओ भाई, सब्जेक्टिव में उत्कर्ष फिर से बताओ, सब्जेक्टिव में 7 का बी पार्ट, 7b और 5 क्वेश्चन नंबर 5 10 और 11, 10 11 और 2 3 और बाकी लोग आराम से बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हो बालकों, सॉल्व ही नहीं किया, सेकंड वाले चैप्टर से पूछोगे, कोई बात नहीं, अगले वाले चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, अभी खत्म ही होने वाला है, उसके बाद अगले चैप्टर पे आएंगे। 21 और बताइए भाई, बस उत्कर्ष चौहान 6 सो रहे थे, पहले 3 आया फिर 6 आया, और बताओ भाई 2 3 6
7, ऋत्विक 4। भाई तुम लोग लाइन से पूछोगे क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करना है? कोई ये मत लिख देना सर ऑल। उत्कर्ष भाई तुम सो रहे थे अभी तक, एक एक करके पूछ रहे हो। ठीक है, इतना टाइम नहीं है तो पहले ही नोट किया रहा करो, जल्दी जल्दी अपना टाइप करके भेज दिया करो। इतने इतने क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। 2, द एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देगा? फिर अभी जो थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, क्या देगा? एरिया अंडर द कर्व क्या देने वाला है? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगा ना उत्कर्ष? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, at the initial moment 3 points ABC are on a horizontal straight line at equal distances from one another. At the initial moment 3 points ABC are on a B and C. A vertically upward जाना चालू करता है, A जाना शुरू करता है vertically upward। अरे क्या हो गया ये? चल रही है। ठीक है, कहता है अरे भाई ये कहाँ से आ गया? अरे प्रोजेक्टाइल चल रहा है अभी, होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, at the initial moment 3 points ABC are on a horizontal straight line at an equal distance from one another. Point A begins to move vertically upward with a constant velocity v, and point C vertically downward and without any initial velocity but with a constant acceleration a. u बराबर 0। और तीसरा वाला फ्री फॉल कर रहा होगा, कहाँ गया तीसरा? How should point B move vertically for all the 3 points to be constant? अच्छा, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में बने, कैसे? इसका मतलब कैसे सॉल्व करोगे भाई? तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में बने रहे किसी भी समय पे, सोचने वाली बात है। तो क्या करना चाहिए? लॉजिक लगाए तो क्या कर लें? बी को रेस्ट पे ना कर लें? क्यों भाई? बी को अगर रेस्ट पे कर लिया जाए, इसका एक्सेलरेशन मान लिया जाए ए ए, ए बी और वी बी। भाई माइक ऑफ करो, इसका भी माइक ऑन है प्लीज। इसके पापा क्लास ऑन है। रेडमी प्लीज अपना माइक ऑफ करो, नहीं मुझे बंद करना पड़ेगा। मिस्टर रेडमी, पापा अभी पूछे थे क्लास चल रही है क्या, कहाँ गायब हो गए? तो इसके रेस्पेक्ट में ये इधर जितना डिस्प्लेसमेंट लेगा उसका डिस्प्लेसमेंट इधर भी सेम होना चाहिए। क्यों भाई? किसी भी टाइम टी पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बढ़िया दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बी को रेस्ट पे रख लो, इसके रेस्पेक्ट में ये जितना आगे जाएगा उतना ही आगे इसको हमेशा क्या होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन में बने होने के लिए ये इतना चले तो ये भी इतना चले, ये लाइन हो गई। फिर ये जितना चलेगा ये भी उतना ही चले तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। कोई दिक्कत? दो चीजें कवर कर ली जाएंगी, डिस्टेंस और स्लोप। ये दूरी एस एस मान ली गई, डिस्टेंस एस एस सेम थी, सेम ही आने वाला है, स्लोप भी वही आने वाला है। तो ये डिस्टेंस S1, ये डिस्टेंस S2 क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। हो जाएगा अब ये? यस करना है, सॉल्व करना आराम से, टाइम के साथ फैक्टर बना के सॉल्व करोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसकी वेलोसिटी v माइनस v, इसकी वेलोसिटी माइनस v भी, और इसके बाद टाइम बनाओगे, फैक्टर लोगे, दोनों की डिस्टेंस सेम आनी चाहिए, कंपेयर करा लोगे। ठीक, और a और b की वैल्यू चेकआउट करनी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना।
constantly on the straight line, the points begin to move simultaneously. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या था 4, 3 हो गया 4. A particles move in a straight line with constant acceleration a. The displacement of particle from origin in time t1 and t2 and t3 are s1, s2 and s3 respectively. If times are in ap with common difference d and displacements are in gp, then prove. लंबा चौड़ा कहाँ है? एक है टी नॉट माइनस डी, टी नॉट और टी नॉट प्लस डी. S1 है S बाई आर, S और एस आर. ठीक, एक्सेलरेशन ए है. लगाओ, मैथमेटिकली सॉल्व करो. रूट S1 माइनस S2 का स्क्वायर बाई S3 का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर. अच्छा, तो टी की वैल्यू निकाली. एक मिनट, अब इसको जीपी में टाइम है. डी की जगह 2d आ रहा है डिनोमिनेटर में. यस सर. अच्छा, टी नॉट प्लस डी, पूरी मैथ्स लगवा दी है. कोई नहीं, ठीक है. हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं. डायरेक्ट ना मान लें 0 डी डी 2d 3d ले लेते हैं. हटाओ, कौन सा लंबा काम करे. डी 2d 3d, हाफ ऑफ ए डी स्क्वायर s1, s2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए 2d स्क्वायर, s3 बराबर हाफ ऑफ ए 3d का स्क्वायर. नाइन बाई s1 माइनस s2. शॉर्टकट लगा लो. जब भी कभी ऐसा प्रूफ करने के लिए पूछे ना, टाइम को इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है. मैंने बहुत आसान कर दिया. डी 2d और 3d ले लिया, और मुझे मालूम है इनके बीच का s2 बाई s1 की वैल्यू कितनी आ रही है, s3 बाई s1 की वैल्यू कितनी आ रही है. s2 बाई s1 इज इक्वल टू s3 बाई s2, या s2 स्क्वायर इज इक्वल टू s1 s3. ठीक, और उसके बाद ये वैल्यू पुट करके ये s2 स्क्वायर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं ना. 2 आ रहा है, और 9 और 1/2, ये तो आ ही नहीं रहा. गड़बड़ है. यही लेना पड़ेगा. टी नॉट प्लस डी, तो जुगाड़ नहीं गैस का. देखते हैं. S3
4 a स्क्वायर हो गया, टी नॉट की पावर 4 बराबर टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टी नॉट स्क्वायर बराबर टी नॉट का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अरे ये क्या हो रहा है, ये बताइए क्या, टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टी नॉट माइनस टाइम्स आर इन एपी, डिस्टेंस एपी में ना, इफ टाइम्स आर इन एपी कॉमन डिफरेंस डी, टी नॉट माइनस डी टी नॉट, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, AP with common difference D, S1, S2, S3, S2 का स्क्वायर, S1, S3, S1, S3, T स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ओपन करके देखते हैं, T नॉट के पावर 4 इज इक्वल टू T नॉट पावर 4 प्लस D के पावर 4 माइनस 2T नॉट स्क्वायर D स्क्वायर। टी नॉट की वैल्यू डी बाई रूट 2 आ रही है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डी की पावर 4 डी स्क्वायर बराबर 2टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब आ गया S1 की वैल्यू हाफ ऑफ ए डी बाई रूट 2 माइनस डी प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। अब S3 पुट करके निकाल लो, S3 माइनस S1 करके बाई टी क्या था, अब ये वैल्यू पुट कर, देखो मैंने क्या किया, ध्यान दो, पहले S1, S2, S3 की वैल्यू T माइनस डी टी नॉट और T नॉट प्लस डी एपी में लेकर सॉल्व कर लिया। फिर मुझे पता है S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू S1 इंटू S3 होता है जीपी में होने की वजह से, इसको सॉल्व किया तो T नॉट की वैल्यू आ गई डी बाई रूट 2, ठीक, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया, मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रखी है, हाफ ऑफ ए वैल्यू पुट करते गए S1, S2 और S3 की। अब मैं इस फंक्शन में जो फंक्शन पूछ रहा है ए की वैल्यू प्रूव करनी है, S1 माइनस S3 का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो S1 माइनस S3 का स्क्वायर, तो S1 रूट S1 माइनस रूट S3, लेकिन स्क्वायर कैसे बनेगा ये स्क्वायर, S1 माइनस S3 इंटू रूट S1 S3, तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 माइनस 2S2 बाई डी स्क्वायर बराबर, वो S2 की जगह S3 होगा ना? नहीं S1 S3 और ये बन जाएगा 2 रूट S1 S3, इसको S2 लिख देंगे, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी S1 प्लस S3 माइनस 2S2 बाई डी स्क्वायर। अब ये वैल्यू निकाल करके सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, या यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, हाँ ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा वैसे, टी नॉट स्क्वायर, हाँ डायरेक्ट भी हो जाएगा, ये करता हूँ मैं, a बराबर S1
हाफ ऑफ ए टी नॉट माइनस डी का स्क्वायर प्लस टी नॉट प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी नॉट का स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। कहाँ आ रहा है? ठीक तो है? 2 कट गया, डी स्क्वायर कट गया बराबर है, ठीक है। बाई 2 नहीं आ रहा, ऊपर भी तो 2d आ रहा है। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, सीधे लिख लिया मैंने। एस इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, और अगर 0 नहीं भी लूंगा तो भी वो कट फुट जाएगा। अगर मैं कहूँ ट्रिकी था, यहाँ ध्यान नहीं दिया मैंने, ये हो जाएगा s1 प्लस s3 माइनस 2 रूट s1 s3, और इसको लिखते हैं s बाई डी स्क्वायर, s1 प्लस s3 माइनस 2s2 बाई टी स्क्वायर। अब अगर आप u लेना चाहें तो u भी ले सकते हैं, उससे भी आंसर कट जाएगा, लेकिन u मैंने 0 मान लिया है। अगर आप यहाँ u टी नॉट माइनस डी, u टी नॉट और u टी नॉट प्लस डी भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आ गया, कौन सा था? ये था फोर्थ के बाद फिफ्थ, 9 से ही आ रहा है ना। ए कार इज टू बी hoisted by elevator to the 4th floor of a parking garage, which is 14 meters above the ground. If the elevator can have maximum acceleration of 2 meters per second square, the maximum deceleration of 0.1, and reach the maximum speed of 2.5, determine the shortest time to make the lift starting from end to at rest. क्या बनाना है इसमें ग्राफ? this, ठीक। फिर वही क्वेश्चन आ गया, टोटल डिस्टेंस 14, अभी इसी के बारे में काफी डिस्कशन किया है। ये 0.1, ये 0.2, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। 6, to stop a car, first you require a certain reaction time to begin braking, then the car slows under the constant braking deceleration. Suppose that the total distance moved by your car during these two phases is 56.7 meter when its initial speed is 80.5 km per hour and 24.4 meter when its initial speed is this. What are your reaction time? हाँ, तो रिएक्शन टाइम को ले लो डिस्टेंस वाइज। ये क्वेश्चन घुमाने के लिए बस पूछ लिया है। रिएक्शन टाइम को तुमने ले लिया टी नॉट, तो यू टी नॉट और फिर फाइनली स्टॉप v बराबर 0, ठीक। ये टोटल डिस्टेंस पहले केस में और ये टोटल डिस्टेंस दूसरे केस में। u1 दे रखी है, दोनों केस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। रिएक्शन टाइम के हिसाब से डिस्टेंस ले ली। पहले केस में आपका रिएक्शन टाइम टी नॉट एज्यूम कर लिया, टोटल डिस्टेंस इतनी है, टोटल डिस्टेंस इतनी है, तो रिएक्शन टाइम में वो कुछ डिस्टेंस कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, वो डिस्टेंस प्लस रिटार्डेशन की स्पीड के साथ जो डिस्टेंस, वो टोटल मिला के s1 जो दे रखी है। तो दोनों केस दे रखे हैं, u1 दे रखा है, u1 s1 दिया है, u2 s2 दिया है, और इसने एक्सेलरेशन नहीं दिया है। हाँ, एक्सेलरेशन नहीं दिया। दो अननोन हो गए, कौन कौन दो अननोन हो गए? टी नॉट अननोन हो गया और ए रिटार्डेशन जो आ रहा है वो। तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, रिएक्शन टाइम भी सॉल्व हो जाएगा। टाइम कितना हो रहा है? मेरी क्लास भी है भाई, 1 मिनट मैं जरा बच्चों को मैसेज कर रहा हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 का बी क्या कहता है? एन एलिवेटर विदाउट सीलिंग इज असेंडिंग with a constant speed of 10 meter per second. A boy on the elevator shoots a ball directly upward from a height of 2 meter above the elevator floor. At this time, the elevator floor is 20 meter above the ground. The initial speed of the ball with respect to the elevator is 20 meter per second. Elevator floor. ठीक है 10, तो बॉल की स्पीड हो गई 30, एलिवेटर की स्पीड हो गई 10। ग्राउंड से कितने ऊपर पे है? ग्राउंड से 28 मीटर अबव। At this time, the elevator floor is the initial speed of the ball with respect to the elevator is 20. सर थोड़ा पेज नीचे कर लीजिए। हाँ करता हूँ बेटा, ध्यान दो। इस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया 2 मीटर ऊपर से 20 मीटर विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, मतलब कितनी स्पीड हो गई उसकी? 30, और एलिवेटर खुद जा रहा है कितने से? 10 से, और ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ए तो तुमने निकाल लिया, व्हाट मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड डज द बॉल रीच कर लिया। हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू द एलिवेटर फ्लोर विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। u इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है -g, और y की वैल्यू हो गई, ये तो कांस्टेंट से ही जा रहा है, y की वैल्यू हो गई -2। देखो समझ में आया ये कैसे लिखा? मेरे हिसाब से बॉल जा रही है ऊपर, ऊपर की तरफ जा रही है, क्या एक्सेलरेशन होगा उसका? मेरा तो 0 ही है, उसका एक्सेलरेशन -g नीचे की तरफ, और कितना उसको डिस्प्लेस होना है? इस पोजीशन से कहां पहुंचना है उसको मेरे हिसाब से? ग्राउंड फ्लोर पे। अब हो जाएगा अंजलि? यस सर, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th 10th 11th 21, क्वेश्चन नंबर 9, ए वर्सेस एस का ग्राफ कर लेंगे। ये ग्राफ फिर वही दे रखा है, एरिया अंडर द कर्व v²/2 इज इक्वल टू दिस, फाइंड द एक्सप्रेस फॉर द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t। इसकी इक्वेशन लिखेंगे जैसे मैंने सॉल्व किया था, देखिए वाला है, ये पूरा सॉल्व किया था ना मैंने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहले टाइम की इक्वेशन लिखी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखी एस के टर्म में, फिर dv/ds करके सॉल्व किया, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। उसके बाद v बनेगा, v के बनने के बाद s बनेगा। तो टाइम के रूप में फंक्शन लिखना है, और वही लंबा चौड़ा काम है। अच्छा ग्राफ 80, ये तो और भी आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, एएस ग्राफ नहीं है, ये तो 80 ग्राफ है। तो ए का टाइम के साथ फंक्शन मिल गया, ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम मिला, तो v फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, और r फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। कैसे? इसको इंटीग्रेट करेंगे ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे ये मिल जाएगा। डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, ए मैन विशेस, रिवर की प्रॉब्लम, ए मैन विशेस टू क्रॉस ए रिवर ऑफ विड्थ 120 मीटर बाय ए मोटरबोट, हिज रोइंग स्पीड इज स्टिल वाटर इज सी and his maximum walking speed is 1 meter per second. The river flows with velocity of 4 meter per second. Find the path which he should take to get the point directly opposite to his starting point in the shortest time. बस इसका पता होने वाला क्वेश्चन है ये, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है भाई को। सोचने वाली बात है। लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो पॉसिबल कैसे, ये तो बड़ा आसान सा है, लेकिन नहीं, ये वेलोसिटी 4 है और मैन की फ्लो करने की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है, ठीक। तो अब मैं अगर इसको ले लूं 3,
तो शॉर्टेस्ट टाइम का केस ये नहीं बनेगा कि यहां चले और इधर पहुंच जाए, ये केस ले लिया, ये 4 5, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज क्रॉस 120 मीटर बाय ए मोटर स्टेज 3 मीटर, इट मैक्सिमम वॉकिंग स्पीड इज 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये 3 से गया 4 और ये 5, ये वी आर है, ये वी मैन है और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। टाइम कितना लगा, 120 बटे कितनी है 3, 40 सेकेंड। कहां पहुंचा, 160 मीटर पे। Also find the time which he takes to reach his destination. To cross the river between by his motorboat, his rowing speed is 32 and his maximum walking speed is 1. The river flows with velocity of 4 meters per second. Find the path which he should take to get to the point directly opposite to his starting point in the shortest. अच्छा, टाइम की बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट। ओके ओके ओके, हाँ गड़बड़ कर दिया ना, टाइम टोटल शॉर्टेस्ट निकालना है। ये शॉर्टेस्ट टाइम नहीं पूछ रहा है, ये पूरा टाइम शॉर्टेस्ट पूछ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया ना। किसी एंगल पे आया और यहां कहीं पहुंचा, कुछ इधर एंगल पे जा रहा है, 3, ये 3 साइन थीटा और ये 4 माइनस 3 साइन थीटा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये टोटल 4 होगा, ये वी मैन है और ये वी आर, यहां कहीं पहुंचेगा। ठीक है, दोनों का, उसके बाद उसको लौट के यहां पहुंचना है शॉर्टेस्ट टाइम में। टोटल टाइम कितना लगेगा निकाल लेते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल टू 120 बटे 3 cos थीटा पार करने में, प्लस ये P है, ये B है, प्लस PB बाई चलने वाला टाइम, 120 या 40 बाई cos थीटा प्लस PB की वैल्यू 4 माइनस 3 साइन थीटा इंटू 120 बटे 3 cos थीटा बाई 1। अब समझिए क्या किया मैंने पहले PB निकाला। आदमी मान लिया किसी थीटा एंगल पे जा रहा था और वो यहाँ कहीं पहुंचा, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए मैंने कुछ इसी का एंगल को ले लिया, ये थीटा एंगल मान लिया मैंने। डन। ये इधर 3 से गया, अब ये 3 का कंपोनेंट तो हमेशा 4 से छोटा ही होने वाला है, तो ये इधर की तरफ कहीं पहुंचेगा, जहां पहुंच गया मान लीजिए। तो ये हो गया 3 साइन थीटा, ये हो गया 4 माइनस 3 साइन थीटा वेलोसिटी के हिसाब से। ये टोटल 4 है, ये 3 साइन थीटा है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 साइन थीटा। तो अब मुझसे कह रहा है टाइम निकाला, टाइम तो मुझे मिल गया, करस्पॉन्डिंग अपॉन करस्पॉन्डिंग 3 cos थीटा, तो 120 बाई 3 cos थीटा टाइम हो गया। पीबी की वैल्यू निकालनी, तो टाइम इंटू 4 माइनस 3 cos थीटा, मैंने पहले बताया 3 साइन थीटा लेकर के सॉल्व कर लिया। पीबी की वैल्यू 4 माइनस 3 साइन थीटा है, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी और समय इतना, तो ये आगे डिस्टेंस, और किस स्पीड से चल रहा है, पैदल चल के जाना है उसको, वापस अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचना है। तो कह रहा है टाइम इज शॉर्टेस्ट। अब ये टाइम की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी, 40 बाई cos थीटा प्लस 480 माइनस 360 साइन थीटा बाई 3 cos थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए। एक 120 प्लस 480 माइनस 360 साइन थीटा बाई 3 cos थीटा, 600 माइनस 360 साइन थीटा बाई 3 cos थीटा। तो टाइम की वैल्यू आ गई 200 माइनस 120 साइन थीटा
बाई कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू मिनिमम निकालनी है, तो डी टी बाई डी थीटा की वैल्यू आनी चाहिए 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, आप कॉस थीटा को x मान लीजिए। कॉस थीटा बराबर x, तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो t की वैल्यू आ गई 200 माइनस 120 √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x। तो t इज इक्वल टू 200 बाई x माइनस 120 रूट x स्क्वायर बाई x। dt बाई dx इज इक्वल टू 0 फॉर मिनिमम टाइम। अब समझिएगा, 3 की वेलोसिटी से थीटा एंगल पे गया लेट, मान लिया लेट, तो ये 3 है, तो ये 3 साइन थीटा है, ये 3 कॉस थीटा है। ये 4 वेलोसिटी आने वाली, रिवर की वेलोसिटी 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 कॉस साइन थीटा। अब मुझसे कह रहा है व्हाट इज द टाइम टू फ्लो क्रॉस द रिवर, दैट इज करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 120 बाई 3 कॉस थीटा। और चल के जाना है उसको पैदल 1 मीटर से, तो यहाँ B से P तक जा रहा है पैदल, तो पैदल डिस्टेंस अपॉन पैदल स्पीड। तो पीबी को निकालने के लिए क्या, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इनटू टाइम, 4 माइनस 3 साइन थीटा इंटू 120 बाई 3 कॉस थीटा। पूरा टी की वैल्यू पुट कर ली, टी की वैल्यू निकाल ली, टी की जनरल वैल्यू निकाल ली। कॉस थीटा को x मान लिया, तो साइन थीटा की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर मान ली, तो t बराबर कुछ ये फंक्शन बन गया। अब आया मैथमेटिकल काम, t की वैल्यू मिनिमम है, तो dt बाई dx की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, यानी ये माइनस 200 बाई एक्स स्क्वायर माइनस फंक्शन लगा दिया माइनस 120 x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। अब कैसे किया देखिए, ध्यान रखिएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। या पूरा डायरेक्ट कर लीजिए फंक्शन मान करके 200, हाँ ठीक है, बराबर 0 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 200 माइनस 120 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये तो 0 होना नहीं है, ऊपर वाला फंक्शन 0 हो जाना चाहिए। तो 200 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 इंटू बड़ा मेहनत वाला काम था ये। ठीक है, तो मैंने इसको पूरा डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन। हाँ आईटी एडवांस में आ सकते हैं, उत्कर्ष आ सकते हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अभी तुमने लेंदी देखा ही नहीं बेटे, 6 पन्ने में सोल्यूशन होता है, कमर कस लो, इतना आसान नहीं है ये।
कुछ कुछ प्रॉब्लम तो पुराने जमाने में 10 क्वेश्चन आया करते 3 घंटे में। 3 hours 10 क्वेश्चन आईआईटी के अंदर 10 घंटे। और पता है सिलेक्शन कितने होता था? अगर आधा क्वेश्चन भी करके आ गए ना, आधा, तब भी सिलेक्शन कट ऑफ आती थी 100 नंबर में से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, पहले के जमाने में। के मार्क्स भी मिलते उसमें। तब वी आर यहाँ पर near the bank the velocity is 0. Boat is moving along the river in such a manner मैन की वेलोसिटी हमेशा इधर बनी हुई है, परपेंडिकुलर हुई। यू ये एक्स है, ये वाई, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है? बहुत टाइम। अरे 9:40 हो गया। से वो आगे बढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जा रही है? इंक्रीज करती जा रही है। कहां से कहां तक? उसकी वेलोसिटी y के बढ़ने पे y की वैल्यू जब d/2 तक पहुंच रही है तो उसकी वेलोसिटी पहुंच जा रही है कहां तक? v0 तक। तो अब मुझे अगर एंगल चेक करना है तो मैं कहूं कि जनरल y डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जाते वक्त की बात कर रहा हूं मैं, अभी लौटने वाली कहानी अलग कर लेंगे। y में तो कोई खास ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी? 0 से लेकर के y तक अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी आ जाएगी v। तो कर्व में एंगल थीटा को चेक कर लीजिए। जब इसकी डिस्टेंस थी y की वैल्यू d/2 तो इसकी वेलोसिटी थी v0, रिवर की वेलोसिटी। और जब 0 थी तब 0 थी। तो अब यहाँ पर चेक करें, v/y इज इक्वल टू v0/d/2। तो ये जनरल वेलोसिटी का फंक्शन बन गया। अब ये थोड़ा डरावना सा लग रहा है लेकिन कोई नहीं। अब एक्स वाई कर लीजिए। रिवर चल रही है एक्स में और आदमी चल रहा है वाई। तो रिवर की मेरे पास दो वेलोसिटी आ जाएंगी, एक रिवर की वेलोसिटी आ जाएगी और एक मेरे चलने वाली वेलोसिटी आ जाएगी। रिवर की वेलोसिटी जनरल फंक्शन ये तो कांस्टेंट बना हुआ है। इसको डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन इन एक्स निकाला। एक्सेलरेशन इन एक्स 2v0/d dy/dt 2v0/du, इट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बना हुआ है। अब मैं टाइम निकालूं तो टाइम तो सीधे वर्टिकल चेंज हो ही नहीं रहा, तो d/u ये तो हो गया टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब ट्रेजेक्ट्री निकालो x की y के साथ। अब ये ax हो गया, तो x इज इक्वल टू शुरुआती वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग यहां से हो रही है, प्लस हाफ ऑफ 2v0/d इंटू u एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ut। पुट कर लिया तो x बराबर आ गया हाफ ऑफ 2v0u/d टी स्क्वायर। ट्रेजेक्ट्री बन गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। तो ये बढ़िया प्रॉब्लम थी, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था, अच्छी प्रॉब्लम थी। आखिरी में आते आते ऐसे आती है बिल्कुल धुआंधार। और कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? 11 हो गया। 21, क्वेश्चन नंबर 21, ये 60 डिग्री पे जाते वक्त वो इधर जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, वी मैन वी आर किसी एंगल थीटा पे। लौटते वक्त उसको यहाँ पहुंचना है, चल जाना है, तो वो इधर चलेगा और यहाँ पहुंचेगा, वी आर। ठीक है, तो जाते वक्त ये डायरेक्शन वी आर, रिजल्टेंट वी। लौटते वक्त ये वी एम, ये वी आर, ये वी। टाइम की वैल्यू दे रखी है टोटल t1 प्लस t2 इक्वल टू 5 मिनट। जाने में आने, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा ये 1200 दे रखा है।
60 डिग्री पे है तो डिस्टेंस मिल गई, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। आदमी की तैरने की स्पीड क्या है?